Hello students, I hope you all are doing well। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस द प्रॉब्लम ऑफ इन्फेरेंस। चैप्टर नंबर 7 में हमने मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, इक्वेशंस किस तरीके से आती हैं, उसमें आर स्क्वायर डिफरेंट क्यों होता है, एडजस्टेड आर स्क्वायर डिस्कस किया था। सो चैप्टर 7 वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस। चैप्टर 8 में हम उसका सेकंड स्टेप करने वाले। सेकंड स्टेप में क्या है? फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं हमारे, राइट। इक्वेशन के बाद व्हाट डू वी डू, इक्वेशन के बाद हम एस्टिमेट करते हैं किसको, फर्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम होती है दैट इज एस्टिमेशन। किसका एस्टिमेशन करते हैं हम? एस्टिमेशन करते हैं पैरामीटर्स का, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, वट एवर यू आर टेकिंग इन योर मॉडल, राइट। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है एस्टिमेशन का। एस्टिमेशन कर चुके हैं जहाँ पे हमने क्या किया है, बीटा 2 हैट, बीटा 1 हैट, बीटा 3 हैट, इन सब की वैल्यूज़ निकाल ली थी और साथ में इनके वेरिएंस भी निकाल लिए थे। बीटा 2 हैट का वेरिएंस क्या होगा, बीटा 1 हैट का वेरिएंस क्या होगा, बीटा 3 हैट का वेरिएंस क्या होगा, राइट। उसके साथ साथ क्या निकाल लिया था, आर स्क्वायर, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेप नंबर 1। जब हम कोई भी इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को स्टडी करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना के उसके जो भी पैरामीटर्स होते हैं उसको एस्टिमेट करते हैं। और एस्टिमेशन करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, OLS मेथड, दैट इज OLS मेथड। सेकेंड स्टेप जो हमारा होता है वो होता है प्रॉब्लम ऑफ इन्फेरेंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन्फेरेंस निकालना है। हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब हमें ये इन्फेरेंस निकालना है जो ये वैल्यूज़ आई हैं। व्हाट आर दीज वैल्यूज़? दीज आर बेसिकली एस्टिमेटर। इनको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर। ये आपके हैं एस्टिमेटर ऑफ ट्रू पैरामीटर्स। जो आपके एक्चुअल में मॉडल में पैरामीटर्स हैं उनके एस्टिमेटर्स हैं। अब हमें ये देखना है प्रॉब्लम ऑफ इन्फेरेंस में कि ये जो आपके पैरामीटर्स आए हैं, सपोज बीटा 1, क्या इनके वैल्यू एक्चुअल ट्रू जो वैल्यू है बीटा 1 उसके बराबर है या नहीं है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्फेरेंस, राइट। सो इन्फेरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दो मेथड्स का यूज़ करते हैं। और वो दो मेथड क्या हैं, जब भी हम इन्फेरेंस निकालना चाहते हैं किसी भी इकोनोमेट्रिक्स मॉडल का तो इन्फेरेंस में हम करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम यूज़ करते हैं या तो हम इंटरवल एस्टिमेशन यूज़ करते हैं या फिर बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, पहले इंटरवल एस्टिमेशन करेंगे फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यू कैन यूज़ इंटरवल अप्रोच या फिर आप यूज़ कर सकते हो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। ये दोनों ही हम लोग कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में फॉर 2 वेरिएबल मॉडल। अब हमें ये मल्टीपल के लिए पढ़ना है। इन दिस चैप्टर हमारा फोकस क्या होगा, हम पढ़ने वाले हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग इंटरवल अप्रोच के थ्रू, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच के थ्रू। अगेन एक चीज़ बोलूँगी, फ्रॉम द इकोनोमेट्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो मेन क्वेश्चन आता है वो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस से ज़्यादा आता है। तो इस पर ज़्यादा फोकस, अपना प्रायोरिटी जो है वो इस टॉपिक को दीजिएगा समझने के लिए भी, और आगे अगर आप उसको प्रिपेयर करना चाहते हो फॉर द एग्ज़ाम, फॉर द वाइवा, तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू इज़, सबसे पहले जो हमारा पहला सेक्शन है वहाँ पे आ जाते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहला सेक्शन है नॉर्मेलिटी अजम्पशन। व्हाट आर वी डूइंग, नॉर्मेलिटी अजम्पशन। नॉर्मेलिटी अजम्पशन वंस अगेन का मतलब हमने ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, और ये कहाँ पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी। अब हम वापस से इसको किसके रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं, मल्टीपल रिग्रेशन के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। सो बेसिकली हमारा सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है पॉइंट एस्टिमेशन में, पैरामीटर्स को रिग्रेशन मॉडल में जो पैरामीटर्स हैं उनको एस्टिमेट करना थ्रू OLS मेथड। तो उसके लिए तो हम विच डज नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट होता है दैट इज़ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के लिए हमें नॉर्मेलिटी अजम्पशन की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है विच इज़, और किसके नॉर्मेलिटी अजम्पशन की बात हो रही है यहाँ पे, UI की। हमने पढ़ा था ना, UI जो है आपका वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बट जब भी हम इन्फेरेंस की बात करेंगे तब हमें जब भी
इन्फेरेंस की बात करेंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की, और उसमें भी यू आई का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है, तो हमें पता चलता है दैट यू आई इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यू आई जो है आपका वो नॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो यू आई फॉलो करता है, क्या फॉलो करता है, यू आई फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ज़ीरो एंड जो आपका वेरिएंस होता है वो क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। स्टैंडर्ड में 0 और 1 हो जाता है ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, बट नॉर्मली ये लेते हैं आपका जो यू आई होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये हम अब तक अजम्पशन लेते हुए चल रहे हैं। सेम अजम्पशन हम किस में कंटिन्यू करने वाले हैं, ये अजम्पशन हमने 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में पढ़ी थी, यहाँ पे भी हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। सो अब क्या करना है, जो एस्टिमेटर्स हैं आपके बीटा 2 हैट, बीटा 3 हैट या फिर बीटा 1 हैट, दे आर देमसेल्फ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन इक्वल टू देयर ट्रू वैल्यू। क्यों आप कह रहे हो, अगर आपका यू आई जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपके जो बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट हैं, बीटा 3 हैट हैं, ये भी क्या होंगे, दे आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और इससे हमें बेसिकली क्या पता चलेगा, दे आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इससे ये पता चलेगा कि ये जो बीटा 1 हैट है इसकी मीन क्या होगी, बीटा 1 हैट की मीन क्या होगी, बीटा 1, इसकी ट्रू वैल्यू बीटा 1 है, राइट। बीटा 2 हैट की मीन वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू बीटा 2, और बीटा 3 हैट की वैल्यू क्या होगी, बीटा 3, राइट। और इनके हमें वेरिएंस भी पता है। सो दीज आर ऑल्सो इफ़ यू आई फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आपके जो पैरामीटर्स हैं जो आपने एस्टिमेट किए हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, OLS एस्टिमेटर्स, इन सबको एक साथ क्या बोलेंगे, OLS एस्टिमेटर्स, या फिर यहाँ पे इसको हम बोलते हैं पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। दोनों ही कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट हैं। सो दे आर ऑल्सो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और इनकी मीन बता दी गई है, वेरिएंस भी आपको पता है, हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो जब हम इसकी बात करेंगे, इसका मतलब हमें अब क्या करना है, टेस्टिंग करनी है। तो एक्चुअल में ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे ये देखना है हमें, फॉर्मूला कौन सा फॉलो करेंगे, ये फॉलो करेंगे आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन। टी का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, बीटा 1 हैट माइनस बीटा 1 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 1। अगर आपको इसकी टेस्टिंग करनी होगी, बीटा 2 के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, ये आप पहले भी टेस्टिंग में कर चुके हैं, और बीटा 3 हैट माइनस बीटा 3 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा 3 हैट। तो ये आपका क्या है, दीज 3, ये हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहा है टी डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन टी डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी यहाँ पे, n-3। n-3 क्यों होगी, क्योंकि आपके 3 पैरामीटर्स हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। वो 3 पैरामीटर्स क्या हैं, बीटा 1 हैट, बीटा 2 हैट और बीटा 3 हैट। ये 3 रिग्रेशन मॉडल की बात हो रही है यहाँ पे। इन कंप्यूटिंग बेसिकली इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, समेशन यू आई हैट स्क्वायर, सिग्मा हैट स्क्वायर, ये सारी चीज़ें हम बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब आप जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल्स निकालोगे तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है ना, जिस तरीके से यू आई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, टी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल जब आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, आप यूज़ करोगे किसको, टी डिस्ट्रीब्यूशन को, और टी डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो फॉर्मूला है इसको आप यूज़ करोगे, और एज वेल एज आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस जब बनाओगे उसमें भी आप यही यूज़ करोगे। सो जब भी आपको बीटा से रिलेटेड क्या करना है, बीटा से रिलेटेड कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने हैं या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, बीटास जो हैं आपके बीटा 1 हैट
और बीटा 2 हैड, बीटा 3 हैड, जब भी इनसे रिलेटेड आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है या फिर कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, आप क्या यूज़ करोगे, यू विल यूज़ टी डिस्ट्रीब्यूशन, हमेशा क्या यूज़ करोगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे। वहीं अगर आपको क्या करना है, आपको सिग्मा स्क्वायर से रिलेटेड क्लास इंटरवल निकालना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है या फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है सिग्मा स्क्वायर की, तो उस केस में आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करोगे, जो आपका सिग्मा स्क्वायर होता है वो फॉलो करता है आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आपका काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। ये अल्फ़ा न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। तो अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें या 3 चीज़ें बेसिकली की हैं। अगर उनको तीनों को एक साथ देखें, आपका UI जो है वो क्या करता है, इट इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, राइट। देन अगर आपको बीटाज जो भी हैं, आपके बीटा आई लिख रही हूँ मैं इसको ना, जो आपके बीटाज हैं वो भी फॉलो करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन वैल्यू, जो भी उनकी ट्रू मीन वैल्यू होगी उसके रिगार्डिंग। और आप कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे अगर आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल या हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आपको सिग्मा स्क्वायर के लिए हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है तो आप यूज़ करोगे काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक सिर्फ इतना ही समझना इंपॉर्टेंट था क्योंकि हम इसका यूज़ करने वाले हैं नेक्स्ट में। अब हम ये देखते हैं कि हम जो हमारे सेक्शंस होने वाले हैं आगे के, उसमें हम करने क्या वाले हैं। इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये लिखना क्योंकि एक एक चीज़ आपको ना अलग अलग नज़र आएगी, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, टेस्टिंग हाइपोथेसिस about an individual regression कोफिशिएंट। इसका मतलब है आप इंडिविजुअली चेक करेंगे कि जो आपके कोफिशिएंट्स हैं, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, बीटा 1 हैड, बीटा 2 हैड, बीटा 3 हैड, उनकी टेस्टिंग करेंगे आप, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप क्या चेक करेंगे, दूसरे नंबर पे आप चेक करेंगे टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस। ओवरऑल सिग्निफिकेंस का मतलब है सारे वेरिएबल्स मिल के कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं वाई को, वो देखना है। सो बेसिकली फाइंडिंग आउट ऑफ ऑल द पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, ये चेक करना है कि वो कितना आपके सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे टेस्टिंग दैट टू और मोर कोफिशिएंट्स। हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कहीं 2 कोफिशिएंट बराबर तो नहीं है। सो आर दीज 2 कोफिशिएंट्स आर इक्वल टू वन अनदर, ऐसा तो नहीं है एक कोफिशिएंट दूसरे के इक्वल है, तो ये भी चेक करना है। ये हम 3rd सेक्शन में करेंगे। इसके 4th सेक्शन में हम क्या करेंगे, बेसिकली टेस्ट करेंगे पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को ही विथ सम रेस्ट्रिक्शन, पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट को ही चेक करेंगे विथ सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। अगर हम उन पे कोई रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तब वो जो आपका मॉडल है वो किस तरीके से आपको रिजल्ट शो करेगा, ये देखना है। और उसके बाद लास्ट जो इसका सेक्शन होगा उसमें हम चेक करेंगे टेस्टिंग द स्टेबिलिटी, टेस्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल। आपका जो भी मॉडल है उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है हमें। बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ द एस्टिमेटेड मॉडल ओवर टाइम हमें उसकी स्टेबिलिटी को चेक करना है। तो जब हम ये एक एक सेक्शन कर लेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा कि क्या है। बट आपको अभी ये याद रखना है कि हम कौन कौन से लेवल की टेस्टिंग करने वाले हैं। देखो कर हर एक सेक्शन में टेस्टिंग ही रहे हैं, बट किन किन चीज़ों की टेस्टिंग कर रहे हैं, अलग अलग टेस्टिंग कर रहे हैं, ये देखना है। एक एक पॉइंट एक एक क्वेश्चन की तरह आता है एग्जाम में, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए क्या करेंगे, इंडिविजुअल के लिए क्या करेंगे, राइट। तो ये सबसे पहले सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट सेक्शन है हमारा वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग
about individual regression, about individual regression coefficients. आपको ये देखना है कि आपके जो इंडिविजुअल कोफिशिएंट्स हैं वो आपके सिग्निफिकेंट हैं या फिर नहीं हैं, राइट। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं, हमारा यूआई का असम्पशन पता है हमें, यूआई नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, राइट। हम यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ये आप इक्वेशन अपने दिमाग में रखो हमेशा कि हम किस इक्वेशन की बात कर रहे हैं। β1 β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui, और सबके ऊपर लगा देंगे हैट, क्योंकि हम यहाँ एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, हाइपोथेसिस बनाया, राइट। हाइपोथेसिस क्या है मेरा, आपका जो β2 है, सबसे पहले याद रखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, β2 की बात हो रही है। ये β2 आपका हैट वाला नहीं है, विदाउट हैट है, मतलब पॉपुलेशन पैरामीटर है ये। हम ये मान के चल रहे हैं आपका जो β2 है वो 0 के बराबर है, ठीक है। ये आपकी SRF है ना, ये याद रखना, दिस इज SRF। इसके कॉरस्पॉन्डिंग PRF क्या होगी, yi इज इक्वल टू β1 β2 x2i प्लस β3 x3i प्लस ui, राइट। तो ये जो β1 हैट है ये एस्टिमेटर है किसका, β1 का, ये पता है ना ये सारी चीज़ें। β2 हैट किसका एस्टिमेटर है, β2 का। β3 हैट β3 का एस्टिमेटर है। सो मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लेके चल रही हूँ, मतलब हाइपोथेसिस लेके चल रही हूँ। मैं हाइपोथेसिस में ये मान रही हूँ कि जो आपका β2 है वो 0 के बराबर है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या मान रही हूँ, β2 जो है इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, β2 नॉट इक्वल टू 0। अब हाइपोथेसिस क्या कह रही है, अब मैं वापस से सेम एग्जांपल कंटिन्यू करूँगी। आपका चाइल्ड मॉर्टेलिटी वाला, चाइल्ड मॉर्टेलिटी दी हुई है विच इज़ अ फंक्शन ऑफ PGNP, पर कैपिटा GNP, और विच इज़ ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ FLR, फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है। सो ये मेरे पास वेरिएबल्स हैं। सो ये दिस इज़ माई x2, दिस इज़ माई x3, राइट। सो नल हाइप ये क्या कह रहा है, β2 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, β2 0 का मतलब ये है विद x3 हेल्ड कांस्टेंट। अगर मैं x3 को कांस्टेंट मानूं तो x2 का कोई इम्पैक्ट, मतलब कि PGNP का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है CM पे। अगर β2 की वैल्यू 0 आ जाती है इसका मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता ना इक्वेशन में, राइट। सो इसका मतलब ये है यहाँ पे कि जो मेरा PGNP है उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो आप हमेशा ना ऐसे स्टार्टिंग करते हो, आपको इन्फ्लुएंस दिखाना है, बट आप कैसे स्टार्ट करोगे, जैसे मैथ्स में नहीं होता था प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन में आप पहले क्या करते थे, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए वो आप लिखोगे कि लेट्स सपोज ये हो रही है, राइट। तो हमने वही किया, हम नल हाइपोथेसिस मान रहे हैं कि β2 इज इक्वल टू 0 है, और एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, सिग्निफिकेंट कब होगा, जब हम रिजेक्ट करेंगे इसको, ये याद रखना। नल हाइपोथेसिस β2 0 नहीं है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम निकालते हैं इससे टी वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेड टी वैल्यू, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी मैंने β2 के लिए अभी फॉर्मूला बताया था, ये रहा, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, β2 हैट माइनस β2 अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ β2 हैट, राइट। ये लिखेंगे। पीछे वाले मॉडल में वैल्यूज़ लिख दी थी, मैं फिर से यहाँ पे वैल्यूज़ लिख रही हूँ उस मॉडल की जो हमने लिया था। CM हैट I इज़ इक्वल टू 263.6416 प्लस नो इट्स माइनस माइनस 0.0056 PGNP माइनस 2.2316 FLR, और इनके स्टैंडर्ड एरर दिए हुए हैं। β1 का 11.5932, β2 का यू हैव 0.0019, और β3 का दिया हुआ है 0.2099। ऑल्दो टी वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, आर स्क्वायर भी दिया हुआ है, बट अभी के लिए वी डोंट रिक्वायर इट। आर स्क्वायर एंड एडजस्टेड आर स्क्वायर है 0.6981। नाउ लेट्स सी
यहाँ पे व्हाट वी नीड टू डू इज टी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। टी के लिए यू कैन ईजिली कैलकुलेट टी। टी कैसे निकालते हैं, बीटा टू हैट की वैल्यू क्या है 0.0056, ये इसकी जगह 0 आ जाएगा। एस ई ऑफ बीटा टू क्या है 0.0019। बाय सॉल्विंग इट वी विल गेट -2.8187। ये हमारे पास आ गया। और ये रिजल्ट ना हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला किया था 2T रूल, उसके अकॉर्डिंग ना ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, हमारी जो वैल्यू है वो देखो, द क्लोजेस्ट इज 60 डिग्री। यहाँ पे n हमारा 60 है, 61 है, नहीं n इज 63, n जो है यहाँ पे वो हमारा 60, लेट मी चेक, ये इट इज़ 64। के आपका 3 है तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। जब हम पूरा उसको टेस्ट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, सो इट इज़ क्लियरली शोइंग, आपको ये दिख रहा है कि ये वैल्यू जो है वो रिजेक्ट होगी ही होगी, क्योंकि आपकी जो कंप्यूटेड टी है वो ज़्यादा है टैब्यूलेटेड टी से। सो आप इसको क्या करोगे, यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और जैसे रिजेक्ट करोगे इसका मतलब आपका बीटा टू क्या है, सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब बीटा टू की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ और है। इट हैज़ सम इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड मॉर्टेलिटी। क्लियर है। देखो जनरली हम क्या करते हैं व्हेन वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो हमें ना टेबल नहीं देखनी। स्टैटिस्टिक्स में आपका टेबल का बहुत यूज़ होगा, मैं भी यहाँ पे बोल रही हूँ कि टेबल यूज़ करनी है, बट इकोट्रिक्स में आपको टेबल इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। इफ़ यू हैव फ्यू थिंग्स इन योर मॉडल, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पी वैल्यू अगर आपको दी हुई है तो आप बहुत कन्वीनियंटली क्या कर सकते हो, रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हो हाइपोथेसिस को। अब जैसे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ जो मॉडल है, इस मॉडल में आपको पी वैल्यू दी हुई है बीटा टू की, अगर मैं पी वैल्यू बताऊं दैट इज 0.0065 है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में मिलेगी, ये मैं कहीं से कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी। तो पी वैल्यू अगर मेरी ये है, ठीक है, नल हाइपोथेसिस मैंने क्या बनाई थी, बीटा टू इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज बीटा टू इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। मेरे पास टी वैल्यू आ चुकी थी। टी वैल्यू क्या है -2.8187, बट इसका भी मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझे पी वैल्यू पता है। इफ़ आई नो द पी वैल्यू, इस केस में आप क्या करते हो, एक अल्फ़ा निकालते हो, और अल्फ़ा जनरली मैंने बताया था आप लोगों को, हम 5% लेते हैं। 5% को हम क्या लिखते हैं 0.05। अब देखो यहाँ पे ये बीटा टू की पी वैल्यू है और ये आपका अल्फ़ा है, ठीक है। अब आपको ये आपको पी वैल्यू को हमेशा कंपेयर करना होता है अल्फ़ा के साथ, ठीक है। आपकी पी वैल्यू कितनी है मॉडल की 0.065, अल्फ़ा कितना है 0.05। अब आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली विजिबल होगी कि पी वैल्यू जो है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू ये अल्फ़ा। तो जब भी आपको ये चीज़ दिख जाएगी आपकी पी वैल्यू इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा, आप इस केस में हमेशा क्या करते हो, यू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये रूल याद रख लो, आपको बहुत ज़्यादा टेबल्स वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट ये आप तभी यूज़ करोगे व्हेन यू हैव टू गिव द इंटरप्रिटेशन, है ना। जनरली ये आप यूज़ कर सकते हो इन योर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, वाइवा में यूज़ कर सकते हो। वाइवा में क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देख के बताओ, डायरेक्टली रिजेक्ट करोगे एक्सेप्ट करोगे, बट व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। आप इसके थ्रू भी बता सकते हो, आप इसके थ्रू भी बता सकते हो, डिपेंड्स ऑन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन कि कितने मार्क्स में डिवाइडेड है आपका क्वेश्चन, उसके बेसिस पे। तो आपको हमेशा आनी चाहिए क्या, दोनों ही चीज़ें, चाहे पी वैल्यू से निकालना हो, चाहे आपको किस वैल्यू से निकालना हो, पी वैल्यू से निकालना हो, दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फिर से ना एक बार सबके लिए ना रूल लिख देती हूँ, दोनों ही केस वाले रूल लिख देती हूँ। व्हेनेवर यू आर यूजिंग टी एंड यूजिंग पी वैल्यू, जब टी यूज़ करोगे तो आपका जो कंप्यूटेड टी, या फिर हम इसको वही बोलते हैं जो हम स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं, आपका जो कैलकुलेटेड टी होगा, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन आता है टैब्यूलेटेड टी से,
ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो नल हाइपोथेसिस को। और अगर ये कैलकुलेटेड टी आपका लेस देन होता है टैबुलेटेड टी से, तो आप क्या करते हो, यू डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। ये रूल होता है टैबुलेटेड टी के लिए। नो क्या होता है, टी अल्फा बाय 2 इफ़ यू आर फॉलोइंग 2 साइडेड मॉडल, अल्फा बाय 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब दूसरा रूल होता है पी वैल्यू के लिए। पी वैल्यू के लिए रूल कहता है अगर आपकी पी वैल्यू जो है वो लेस देन है किससे, अल्फा से, तो उस केस में आप क्या करोगे, यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। देखो यहाँ उल्टा चलता है, तो बस ये बात है। और पी वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन है अल्फा से, इन दैट केस यू डू नॉट रिजेक्ट। तो ये आपके रूल हैं जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। ये रूल के बिना आप कोई भी इन्फरेंस नहीं निकाल पाओगे। आप पूरा क्वेश्चन कर लोगे बट अगर ये याद नहीं रहा तो वो क्वेश्चन करना वेस्ट हो जाएगा। सो ये ज़रूर याद होना चाहिए। ये वैसे सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी हुई हैं, बट आई नो रिवीजन की वजह से या उतना ध्यान नहीं दिया होगा उस टाइम पे, बट ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। इसको चाहे वापस से आपको स्टैटिस्टिक्स के नोट से रिवाइज करना हो, बट कीजिएगा ज़रूर इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाट वी वर डूइंग। अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया वो टू टेल वाला लिया था, बट हमें पता है टू टेल वाला एग्जाम्पल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। टू टेल वाला क्यों नहीं, क्योंकि मैं कौन सा एग्जाम्पल ले रही हूँ, चाइल्ड मॉर्टेलिटी और पर कैपिटा जीएनपी। तो टू टेल की जगह हमेशा यहाँ पे वन टेल आना चाहिए। और वन टेल में भी क्या है, क्यों आना चाहिए वन टेल, ऑब्वियस सी बात है, आपका जो बीटा 2 होगा वो नेगेटिव ही होगा, पॉजिटिव नहीं हो सकता, क्योंकि चाइल्ड मॉर्टेलिटी और पीजीएनपी में रिलेशनशिप कैसा है, नेगेटिव है। तो दैट्स वाई जब भी आप क्वेश्चन करें तो ये भी चीज़ ध्यान रखें कि हमें हाइपोथेसिस 2 साइडेड बनानी है, 1 साइडेड बनानी है, 2 टेल बनानी है या फिर 1 टेल बनानी है। तो यहाँ पे अगर वही सेम एग्जाम्पल में मैं 1 टेल हाइपोथेसिस बनाऊँ तो माई हाइपोथेसिस विल बी बीटा 2 इज़ लेस देन 0 और H1 क्या हो जाएगा, आपका बीटा 2 विल बी ऑब्वियस सी बात है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे यू कैन ऑल्सो डू दिस विद द हेल्प ऑफ इंटरवल एस्टिमेशन। देखो पहला वाले मेथड में मैंने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करा के दिखा दी, यहाँ मैं आपको बता देती हूँ सेम क्वेश्चन इंटरवल, अगर आपको इंटरवल एस्टिमेशन से आ जाए तब क्या करोगे। फॉर्मूला दोनों में सेम लगता है। इंटरवल एस्टिमेशन में मैंने पहले भी कराया हुआ है, बीटा 2 का जो इंटरवल एस्टिमेशन होता है वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, बीटा 2 हैट माइनस टी अल्फ़ा t alpha by 2 SE of beta 2 hat, then beta 2 hat plus t alpha by 2, ये हमने निकाला था, राइट। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे टी जो आपकी टैबुलेटेड टी वैल्यू वो पता होनी चाहिए। तो इसके थ्रू हमने पिछले चैप्टर में सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं। मैं सिर्फ यहाँ वैल्यू लेके बता रही हूँ बिकॉज हमारा सिर्फ मेन कंसर्न यहाँ पे वैल्यू लेके आपको ये सिखाने का है कि हम क्लास इंटरवल को कैसे यूज़ करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब देखो मेरी बीटा 2 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कॉन्फिडेंस इंटरवल इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में आ रही है। अब यहाँ पे आप बहुत मतलब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ भी माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपका ये है, इफ़ आई विल ड्रॉ द डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से मेरा डायग्राम बन रहा है, राइट। मेरी जो वैल्यू है, अब मैंने हाइपोथेसिस क्या बनाया, बीटा 2 जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए, राइट, या 0 कहीं तो आए, इसके बीच में तो 0 आ ही नहीं रहा। ये मैं 2 टेल वाला केस अगर भी लेती हूँ तो 0 तो आ ही नहीं रहा, -2 माइनस वैल्यू है ना, राइट। जैसे मैं कहूँ -2 और -1 के बीच में क्या 0 आता है, 0 तो यहाँ आएगा ना, इसके बाद आएगा ना, इन दोनों के बीच में तो 0 आता ही नहीं है। तो इस केस में डायरेक्टली आप क्या करोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे किसको, नल हाइपोथेसिस को, क्योंकि आपका इंटरवल में नल हाइपोथेसिस वाली वैल्यू जो कि बीटा 2 = 0 है वो नहीं आ रही है। सो आप चाहे टी टेस्ट यूज़ करो, कॉन्फिडेंस इंटरवल यूज़ करो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा दोनों मेथड से। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, बट अगेन मैं फिर वही बोलूँगी, आपको मेथड कौन सा यूज़ करना है, यू हैव टू यूज़ द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मेथड, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
इकोट्रिक्स में ज़्यादा फोकस उसी पे हुआ है, इंटरवल एस्टिमेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 2। हमने फर्स्ट में मैं फिर से वो शीट दिखाना चाहूँगी आप सबको। हम अब देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट एन इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब एक इंडिविजुअल रिग्रेशन कोफिशिएंट के क्या करना है, मुझे चेक करना था कि वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। बीटा 2 ले लिया, उसी तरीके से बीटा 3 भी लिया जा सकता था, बीटा 1 भी लिया जा सकता था, राइट। तो ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर फर्स्ट खत्म। अब देखते हैं अगर हमें ओवरऑल सिग्निफिकेंस निकालना है तब हम क्या करते हैं। सो अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है टेस्टिंग दी ओवरऑल significance of the sample regression। सैम्पल जो रिग्रेशन है उसमें हम अब ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करना है। ओवरऑल सिग्निफिकेंस का मतलब है आपके मॉडल में कितने वेरिएबल हैं टोटल। सपोज करो दिस इज बीटा 1 बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 प्लस ui, कितने हैं वेरिएबल, x2 x3 दो है ना। अभी तक हम ये चेक कर रहे थे कि ये x2 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, x3 सिग्निफिकेंट है या नहीं है, और ये हमने बीटा 2 और बीटा 3 से चेक कर लिए। अब हमें ये चेक करना है कि x2 और x3 दोनों एक साथ सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस, अब मॉडल की ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करनी है। जब भी हमें ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करनी होती है तो हम जो हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दैट इज बीटा 2 विल बी इक्वल टू बीटा 3 इक्वल टू 0। इसका मतलब हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम यही अजम्पशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस वाली हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वी आर अज्यूमिंग कि x2 और x3 जो है उनका x2 और x3 का कोई इम्पैक्ट नहीं है y पे, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, जॉइंट हाइपोथेसिस बोलते हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों हमारे किसके बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू 0 के बराबर होनी चाहिए। सो इस टाइप का जो भी टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। अब हमें ये देखना है, कैन द जॉइंट हाइपोथेसिस बी टेस्टेड बाय द टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ बीटा 2 हैट एंड बीटा 3 हैट इंडिविजुअली। अब ये अगर मुझे चेक करना है तो मैं क्या वापस से बीटा 2 हैट का इंडिविजुअली, बीटा 3 हैट का इंडिविजुअली टेस्टिंग करके देखूं? द आंसर इज नो। तो फिर क्या करना है, सेम प्रोसेस तो नहीं कर सकते, जो हमने पीछे किया है वो हम नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ यूज़ करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, अनोवा। ये हमने 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल में भी पढ़ा था, विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, और ये हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आपका 100% आपको एक क्वेश्चन अनोवा टेबल बनाने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। सो लेट्स सी क्या करते हैं हम इसमें। सो हम इसके रिगार्डिंग अंडर दिस जब भी ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करते हैं तो हम उसमें पढ़ते हैं अनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस अप्रोच। किसके लिए, टू टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस। क्या किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम अनोवा, टू टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस, टू टेस्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस। और ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए जो हम टेस्ट यूज़ करेंगे वो है एफ टेस्ट। अब टी टेस्ट नहीं करेंगे, टी टेस्ट यूज़ करते हैं इंडिविजुअल के लिए। और जब आप ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करोगे तो उसके लिए कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, हम एफ टेस्ट यूज़ करेंगे। अब एफ टेस्ट की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, एफ टेस्ट की वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अनोवा। सबसे पहले अनोवा के लिए हमें ESS, TSS, RSS पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आई थिंक मैंने कराया है और वही सेम चीज़ आई एम राइटिंग। TSS क्या होता है यहाँ पे, TSS होता है समेशन yi स्क्वायर बीटा 2 हैट समेशन yi x2i प्लस बीटा 3 हैट समेशन yi x3i प्लस समेशन ui हैट स्क्वायर। ये आपका होता है अनोवा के लिए चीज़ें जो निकालते हैं। तो ये होता है TSS, ये आपकी वैल्यू, दिस वैल्यू इज ESS,
ये देखो मल्टीपल रिग्रेशन में वाई आई भी आ जाता है, मल्टीपल रिग्रेशन में अलग चलती है ये इक्वेशन, और ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन से ही आई है। इसको डिराइव नहीं करना, बस याद रखना है आपको, क्योंकि डेरिवेशन इसकी बहुत लेंथी है और वी डोंट रिक्वायर इट, इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस। अब हमें पता है TSS की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, n-1। ESS की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, RSS की बेसिकली होती है n-3 और इसकी हो जाती है n-2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही रेस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं कि हम f कैसे निकालते हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखो, नाउ अंडर द अजम्पशन, कौन सी अजम्पशन, दैट β2 और β3 इज इक्वल टू 0, आपका जो f होता है, f डिस्ट्रीब्यूशन, उसका फॉर्मूला होता है आपका ESS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम और RSS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे ESS क्या है, ये अभी बताया मैंने, ये दिस वैल्यू होल वैल्यू इज ESS, इसकी जगह पे ये लिख दो β2 हैट समेशन yi x2i प्लस β3 हैट समेशन yi x3i। ठीक है, और साथ में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, विच इज़ इन दैट केस हमें पता है यहाँ जे, अगर हम ये वाली सेम इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, इस इक्वेशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है ESS की, 2 है ना, तो n-2 हो गई आपकी, बेसिकली 2, इट इज़ 2, 2 ही तो रेस्ट्रिक्शंस है हमारे पास। और RSS की क्या हो जाएगी, RSS की जगह पे लिखेंगे समेशन ui हैट स्क्वायर, और RSS की कितनी है, n-3 है, ये यहाँ पे 2 होती है, देयर इज, क्योंकि हमारे पास 2 ही यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, सो आई मेड अ मिस्टेक देयर, इट इज़ 2। आई होप ये दोनों इक्वेशन से क्लियर है। ये हमारा f डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, दिस इज f डिस्ट्रीब्यूशन। आपका जो f डिस्ट्रीब्यूशन है, f डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कैसे मेजर होता है, f डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, उसके बाद आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि यहाँ पे 2 है और n-3 है। जनरली अगर मैं लिखना चाहूँ तो f अल्फ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द डिनोमिनेटर, इस चीज़ से आपकी कैलकुलेटेड f वैल्यू, f टेबल होती है, उससे वैल्यू निकालने के लिए ये यूज़ करते हैं, और टैबुलेटेड निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से मिलेंगी, इसके लिए हम बनाते हैं अनोवा टेबल। अनोवा टेबल, ये सारी वैल्यूज़ हमें अनोवा टेबल से मिल जाती हैं। और अनोवा टेबल आपका एक सॉफ्टवेयर होता है SPSS, जो आप इकोट्रिक्स के अंडर सीखोगे, उसमें आपको अनोवा टेबल बनी बनाई मिलती है, कुछ नहीं करना होता है, आपको सिर्फ डेटा डालना होता है, आपको इक्वेशन निकालनी होती है, रिग्रेशन लाइन, रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होती है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके पास अनोवा जो है वो आ जाता है। नाउ जो मेन यहाँ पे है वो ये है आपका कॉन्सेप्ट दैट यू विल डू, सबसे पहले तो क्या आता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन आता है, ये हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या लगेगा, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखेंगी, है वही वैल्यूज़ बढ़ गई हैं बस। सो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, दिस इज मीन सम ऑफ स्क्वायर। सोर्स ऑफ वेरिएशन आपका किस वजह से वेरिएशन आ रहा है, ड्यू टू ESS, RSS टोटल। सम ऑफ स्क्वायर, ESS क्या होता है, अभी फॉर्मूला बताया, β2 हैट समेशन yi x2i प्लस β3 हैट समेशन yi x3i। डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पता है इसकी कितनी है, 2 है। और MSS क्या होता है, MSS होता है SS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ये क्या आ जाएगा, β2 हैट समेशन yi x2i प्लस β3 हैट समेशन yi x3i अपॉन 2। नेक्स्ट RSS क्या है, समेशन ui हैट स्क्वायर, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n-3, यहाँ क्या आ जाएगा, सिग्मा हैट स्क्वायर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस MSS। यहाँ क्या आ जाएगा, समेशन yi स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 है, इन सबको टोटल करके। सो दिस इज़ आवर अनोवा टेबल। लेकिन ये अनोवा टेबल किसके लिए, ये याद रखना, पहली जो अनोवा टेबल पढ़ी थी वो हमने 2 वेरिएबल के लिए पढ़ी थी, ये जो अनोवा टेबल है दिस इज़ फॉर मल्टीपल रिग्रेशन
के लिए हमारी ये अनोवा टेबल बनती है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। एफ हम निकाल चुके हैं, राइट। अब देखो, अब हमारा मेन काम क्या है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक अनोवा टेबल देती हूँ, उस अनोवा टेबल की हेल्प से मुझे ये जानना है कि ओवरऑल जो मेरा मॉडल है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। सपोज करो आपको एक अनोवा टेबल दे दी गई है विद द सेम वेरिएबल, आपके पास वही चाइल्ड मोर्टेलिटी, पर कैपिटा जीएनपी एंड फीमेल लिटरेसी रेट, वही वाली एग्जाम्पल हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें आपको दिया हुआ है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन आपका दिया हुआ है ESS, RSS, TSS। इसके बाद आता है सम ऑफ स्क्वायर, राइट। वैल्यूज ही दी होंगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन यू हैव MSS। अब यहाँ पे देखो ESS की वैल्यू दी हुई है 257,362.4। दिस वैल्यू इज 106,315.6, 261, 128,681.2, ये दिया हुआ है 1742.88 एंड हियर इट इज 363678 एंड 63। क्लियर। अब मेरे पास ये अनोवा टेबल दी हुई है। अनोवा टेबल की हेल्प से मुझे पता है कि मुझे एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या था, ESS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन RSS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे ESS की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ESS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू भी है मेरे पास टोटल। देखो ESS ये है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, इसको इसे डिवाइड करा तो ये वैल्यू आ गई। डायरेक्टली ये वैल्यू उठाएंगे यहाँ से 128,681.2, राइट। RSS ये दिया हुआ है मेरा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू उठाएंगे यहाँ से ये 1742.88। सो जो मेरी वैल्यू आई है दैट इज 73.8325। ये जो वैल्यू आई है ये आया कैलकुलेटेड। क्या आया है, दिस इज कैलकुलेटेड एफ, ठीक है। उसी तरीके से मेरे पास एक टैबुलेटेड भी आ जाएगा, जिसमें आपको एक क्या दिया होगा, अल्फ़ा दिया होगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ पे क्या है 2 और 61, ठीक है। टैबुलेटेड वैल्यू आ जाएगी एफ की इसी तरीके से। सो यहाँ पे टैबुलेटेड वैल्यू निकाल लोगे तो वेल एंड गुड, बट इफ़ नहीं भी निकालनी है तो आपको पी वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, राइट। पी वैल्यू ऑफ ऑब्टेनिंग एन एफ वैल्यू, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इट विल लीड टू द रिजेक्शन ऑफ द हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम क्लियरली क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें नज़र आ रही है बहुत क्लियरली कि ये जो वैल्यू है ना ये बहुत बड़ी आ रही है। इतनी बड़ी वैल्यू आपका एफ टेबल में नज़र नहीं आएगी। जब आप एफ टेबल देखोगे ना तो आपको ये निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू आपकी ज़्यादा है टैबुलेटेड से। तो हमेशा चाहे आपका टी डिस्ट्रीब्यूशन है चाहे आपका एफ है, फॉर्मूला सेम चलता है। अगर आपके कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है टैबुलेटेड से, हमेशा आप रिजेक्ट करेंगे किसको, नल हाइपोथेसिस को। सो हम इसके लिए एक जनरल रूल बना सकते हैं। यहाँ पे जनरल एक डिसीजन क्या चलता है वो देख लीजिए। गिवन, सपोज यू हैव गिवन अ मॉडल k वेरिएबल रिग्रेशन। k वेरिएबल रिग्रेशन का मतलब है आपके वेरिएबल कितने, k वेरिएबल है आपके पास, कोई भी नंबर हो सकता है आपका k। सो गिवन k वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, आपकी इक्वेशन विल बी लाइक दिस, बीटा 1, बीटा 2x2i, बीटा 3x3i, बीटा 4x4i, और ये अप टू जाएगा आपका k तक। k वेरिएबल्स है ना। तो अब आपको जब हाइपोथेसिस अगर टेस्ट करना है, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, दिस इज अ जनरल रूल, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस। क्या हाइपोथेसिस, आपने ये हाइपोथेसिस बनाई कि ये सारे आपके जो स्टार्टिंग फ्रॉम बीटा 2, बीटा 1 नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि बीटा 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है रिलेटेड विद वेरिएबल। बीटा 1 तो आपका तब आता है जब ये सारी वैल्यू 0 है तब। सो यहाँ हम लेंगे बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3 इज इक्वल टू बीटा 4, और ये अप टू कहाँ तक, इज इक्वल टू बीटा k। ये हमारी अगर हाइपोथेसिस है, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑल स्लोप कोफिशिएंट्स आर 0 वर्सेस आपके नल हाइपोथेसिस क्या मान रहे हो आप, नॉट ऑल
स्लोप, इसको वर्ड्स में लिख रही हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू. सो नॉट ऑल स्लोप कोफिशिएंट आर साइमल्टेनियसली ज़ीरो. ऐसा तो नहीं हो सकता सारे के सारे एक साथ ज़ीरो हैं, एक आधा ज़ीरो हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसका, बट हम तो ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक कर रहे हैं ना, ये पूरा ओवरऑल सिग्निफिकेंस चेक करने का डिसीजन रूल है. तो आप क्या करोगे, अगर आपको ऐसा कुछ गिवन है और आपने हाइपोथेसिस ऐसी बनाई है ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए, तो आप इस केस में कंप्यूट करते हो. क्या कंप्यूट करते हो इस केस में, यू विल कंप्यूट एफ. व्हाट इज एफ, जो कि है ESS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट, और RSS अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम. जनरली यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज ESS डिग्री. ESS के हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी होगी K-1. जितने आपके पैरामीटर्स हैं उसमें से एक माइनस कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये β1 माइनस होता है इसमें से. जैसे कि 4 वेरिएबल मॉडल है, ठीक है, 4 वेरिएबल मॉडल है. 4 वेरिएबल में एक तो आपका डिपेंडेंट हो जाता है y, एक होगा x1, एक होगा x2, एक होगा x3, राइट, एक होगा x3. इसके साथ क्या आता है बीटा, सॉरी हम इस तरीके से लेके चलते हैं ना, हाँ, इसके साथ आएगा β2, इसके साथ आएगा β3, इसके साथ आएगा β4 और एक आता है β1. 4 है ना, k कितने, 4 है, एक माइनस कर दो ये वाला तो 3. ESS की डिग्री K-1 होगी. और RSS क्या है, एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर की डिग्री पूछी है ना, जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम K-1, और RSS की क्या हो जाएगी, इट इज़ n-k. क्लियर है. अब डिसीजन कैसे लेते हैं, ये हो गया. आप पहले ये निकालो. नाउ इफ़ f जो आपने कैलकुलेट किया है वो ग्रेटर देन है f अल्फ़ा K-1 n-k, तो आप इस केस में क्या करोगे, यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. अदरवाइज आप नहीं रिजेक्ट करोगे. और यहाँ पे आपको अल्फ़ा पता है क्या है, इट इज़ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि जनरली हम कितना लेते हैं, 5% लेते हैं. K-1 क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी, न्यूमरेटर की, और n-k क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी, डिनोमिनेटर की. ऑल्टरनेटिवली आप p वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो, और p वैल्यू के केस में आई एम राइटिंग इट ऑन द नेक्स्ट पेज. अगर आपको p वैल्यू दी हुई है, p वैल्यू ऑफ f जो आपने ऑब्टेन किया उसकी p वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, एंड दिस p वैल्यू इज सफिशिएंटली लो देन योर अल्फ़ा, उस केस में भी आप क्या करते हो, यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस. सो आई होप सबको ये डिसीजन रूल जो है ये समझ आ गया होगा. सो दिस इज़ द जनरल लेवल. अब ये आप अगर इसको मैं डायरेक्टली पढ़ाती तो शायद समझ नहीं आता, बट हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा है, डिराइव किया है प्रॉपर. सो आई थिंक ये अब सबको क्लियर होगा. एंड प्लीज़ टेक इट एज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इसका क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा. कहीं पे भी डाउट हो आप वापस से वीडियो देखो. लर्न व्हाट इज़ एफ, लर्न व्हाट इज़ TSS, RSS एंड ESS वैल्यूज़. उस अनोवा टेबल को किस तरीके से देखते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर. सो दिस is for part 1. We will cover the next sections in further part.